Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to continue the series of Insight as Daily Current Affair of 17th of October 2020. The topics that we are going to discuss today, there are 7 topics from means point of view, and there are 4 topics that are prelim specific. So let's start our today's discussion with our first news from paper GS2, and the news is on topic Indian Bank Association, that is IBA. तो सबसे पहले देखते हैं कंटेक्स क्या है न्यूज़ का। तो कंटेक्स ऐसा है, जो मैनेजिंग कमेटी ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इलेक्ट किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ, दैट इज़ किसको, राज किरण राय जी। ओके, इनको उन्होंने अपॉइंट किया है, इलेक्ट किया है एज द एसोसिएशन चेयरमैन फॉर 2020-2021। ठीक है, इतने साल के लिए इनको जो है एज द एसोसिएशन चेयरमैन करके इलेक्ट किया गया है। तो अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में देखना। तो ये जो एसोसिएशन है वो सेट हुई थी या फॉर्म हुई थी 1946 को। It is a representative body of a management of a banking in India, operating in Indian Association of a Indian Bank and Financial Institution based in मुंबई। ठीक है, एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो मैनेज करती है, मैनेजमेंट देखती है जो भी बैंकिंग है इंडिया में। ठीक है, जो एसोसिएटेड है, जो भी इंडियन एसोसिएशन है ऑफ इंडियन बैंक, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो बेस्ट इन मुंबई। ठीक है, इन सब का जो है देखती हैं। उसके बाद क्या है, IBA वॉज फॉर्म फॉर द डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन बैंकिंग। ठीक है, जो भी इंडियन बैंकिंग है उसको स्ट्रेंथन करना, उसके साथ साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना और डेवलपमेंट के लिए ये जो इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो है IBA वो असिस्ट करती है जो भी मेंबर बैंक्स होते हैं उनको फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस न्यू सिस्टम्स, और जो भी न्यू स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो भी असिस्ट कराया जाता है। अभी मेंबर्स क्या कितने हैं, इनिशियली मेंबरशिप अगर देखा जाए जब वो फॉर्म हुई थी 1946 में, तब क्या था 22 ही बैंक उनके साथ ज्वाइन थी। पर अभी करंटली अगर देखा जाए तो 237 बैंक जो है ऑपरेट किए जाते हैं इनके थ्रू, दैट इज़ IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिलीज़। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2020 का रिलीज़ हुआ है या पब्लिश हुआ है हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एनुअली रिलीज़ किया जाता है, किनके थ्रू रिलीज़ किया जाता है, वेल्टन गैरिफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ओके, इनके थ्रू एनुअली रिलीज़ किया जाता है। एंड कंट्रीज़ की रैंक जो है होती है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको जो है जो ये हंगर एंड जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसका स्कोर जो है वो एक फार्मूले पे बेस होता है, और वो फार्मूला जो है मेनली 3 डायमेंशन को कैप्चर करता है। सबसे पहला है हंगर। ठीक है, उस हंगर में इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। ठीक है, चाइल्ड अंडर चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन फैक्टर्स को देखता है। और ये जो डायमेंशन है फर्दर 4 कंपोनेंट में इंडिकेटर्स है उसके। ठीक है, तो अभी ये कौन से इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं या जो डायमेंशन होते हैं वो मोस्टली पेपर में पूछते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना नेसेसरी हो जाता है। अभी उसके बाद देखते हैं, हमने पहले देख लिया 3 डायमेंशंस देख लिए, अभी देखते हैं कि वो कौन से 3 इंडिकेटर्स है। अभी पहला इंडिकेटर अगर देखा जाए तो अंडर नरिशमेंट। ठीक है, अंडर नरिशमेंट मतलब क्या होता है, जो भी पॉपुलेशन, ठीक है, जो शेयर करती है अंडर नरिश मतलब जो भी इनसफिशिएंट कैलोरी का अगर इंटेक हो तो उसको हम अंडर नरिश बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो है पॉपुलेशन कितना शेयर करता है वो भी काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब क्या होता है, लो वेट फॉर हाइट। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग जो है वेट उतना नहीं रहता, उस चाइल्ड को बोला जाता है चाइल्ड वेस्टिंग हमें बोला जाता है। और अंडर द 5, ठीक है, अंडर 5 एज जो है उस एज ग्रुप में देखा जाता है। ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट करता है एक्यूट अंडर नरिशमेंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट अंडर नरिशमेंट। उसके बाद है चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, लो वेट फॉर हाइट, लो हाइट फॉर एज। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट जो है वो कम रहती है, वो भी 5 साल के एज तक ही काउंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग क्रोनिकल अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो अंडर न्यूट्रिशन
में भी टाइप्स देखे जाए तो एक्यूट होता है और होता है क्रॉनिक। तो ये सारा जो है वो फैक्टर्स देखे जाते हैं। अभी नेक्स्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी की रेट कितनी है अंडर द एज ऑफ 5, वो ये 4 जो इंडिकेटर्स है वो काउंट किए जाते हैं। सबसे पहला अंडर नरिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज चाइल्ड वेस्टिंग, दैट इज लो वेट फॉर हाइट। नेक्स्ट इज चाइल्ड स्टंटिंग, दैट इज लो हाइट फॉर एज। फोर्थ वन इज चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। अभी स्कोर अगर देखा जाए तो ये 100 के स्केल पे बेस होता है, और जिसका स्कोर 0 हो, ठीक है, तो उसको बेस्ट स्कोर माना जाता है, मतलब नो हंगर, ठीक है। अगर जिसका 100 हो तो वर्स्ट केस उसको माना जाता है, ठीक है। वैल्यूज़ लेस देन 10 जो हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू लेस देन 10 हो उसको लो हंगर बोलता है, ठीक है। अगर वैल्यू उनकी जो है 20 to 34.9 इंडिकेट करती हो तो उसको हमको सीरियस हंगर बोलता है, सीरियस हंगर। देन वैल्यू अगर 35 to 49.9 हो तो अलार्मिंग, एंड वैल्यू अगर 50 या उससे ज़्यादा हो तो एक्सट्रीम अलार्मिंग, ऐसा बोला जाता है। इसको इस टाइप से रैंकिंग की जाती है। अगर की फाइंडिंग देखा जाए तो इंडिया हैज़ अ हाईएस्ट प्रिविलेंस ऑफ अ वेस्टेड चिल्ड्रन अंडर 5 एज इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई प्रिविलेंस है वेस्टेड चिल्ड्रन की। वेस्टेड चिल्ड्रन मैंने अभी बताया था, वेस्टेड मतलब क्या होते हैं, जिनका हाइट के अकॉर्डिंग उनका जो वेट है वो कम होता है, उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग या वेस्टेड चिल्ड्रंस, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा है, एंड उसको हम ये कहीं ना कहीं क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्यूट अंडर नरिशमेंट न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर इंडिया का रैंक देखा जाए तो 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज इन द इंडेक्स, एंड लोअर देन द नेबरिंग, ठीक है। नेबरिंग कंट्री से लोअर है। बांग्लादेश का देखा जाए तो 75 है और पाकिस्तान का 88 है। द रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इंडिया अंडर सीरियस कैटेगरी विद स्कोर 27.2, ठीक है। तो इंडिया किस कैटेगरी में है, सीरियस कैटेगरी में रखी गई है। चाइल्ड स्टंटिंग रेट देखा जाए इंडिया का तो 37.4 है। वेस्टिंग रेट देखा जाए तो 17.3 है, और अंडर नरिशमेंट रेट देखा जाए तो 14 है, और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट देखा जाए तो 3.7 है, ठीक है। 2020 के इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे जस्ट दिया है रैंकिंग, एंड इंडिया का जो है 94th रैंक आया है, और अगर टोटल स्कोर देखा जाए 27.2, तो ये जो है सीरियस कैटेगरी में आता है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है, व्हाट विल अ नो डील ब्रेक्जिट मीन्स फॉर यूके, ठीक है। अभी हम जैसे जानते हैं ब्रेक्जिट क्या होता है, ब्रिटिश का एग्जिट फ्रॉम अ ईयू, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटिश का एग्जिट, उसको हम बोलते हैं ब्रेक्जिट, ठीक है। ब्रेक्जिट का इशू जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है काफ़ी टाइम से। तो अभी फाइनली जो यूके है, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया है कि दे विल एग्जिट फ्रॉम द EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। कंटेक्स्ट अभी यहाँ पे ऐसे दिया है, आफ्टर द 6 month ऑफ अ निगोशिएशन एंड अ स्टेलमेट ओवर की इशू ऑन फ्राइडे 16 October, बोरिस जॉनसन सेड द UK मस्ट बी प्रिपेयर फॉर अ नो ट्रेड डील विद द EU फ्रॉम जनवरी, ठीक है। तो UK ने डिसाइड किया है कि जो भी डील्स रहेंगे, ठीक है, तो जो भी डील्स होते हैं ट्रेड डील, तो दे विल कंसिडर नो ट्रेड डील विद EU फ्रॉम जनवरी, ठीक है। तो ये जो टसल चल रहा था तो वो ठीक है, जब ब्रेक्जिट से वो रिमूव करने का जो है वो आई थिंक फेब में, मुझे उतना डेट याद नहीं आ रहा, पर फेब में उन्होंने डिसाइड किया था कि वो रिमूव हो जाएंगे। तो उसके बाद जो ये 6 महीने का जो टसल निगोशिएशन चल रहा था, तो फाइनली अभी जो है 16 अक्टूबर को यूके ने डिसाइड कर दिया है, उन्होंने प्रिपेयर किया है कि वो EU के साथ कोई भी दे विल नॉट हैव एनी ट्रेड डील। अभी इज़ अ नो डील ब्रेक्जिट रियली पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है रियली में, मतलब असली में पॉसिबल है कि नहीं, तो यस, because failure of a agree replacement trading agreement will mean the UK leaving without a deal on January 1 and trading on EU WTO, that is World Trade Organization terms, will विच विल इंट्रोड्यूस टैरिफ एंड कोटा, ठीक है। तो WTO के ऑर्गेनाइजेशन के मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स के अकॉर्डिंग दे विल इंट्रोड्यूस सम टैरिफ एंड कोटास, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि विड्रॉल एग्रीमेंट will still be in place, so issues like Irish border and the so-called divorce bill will be settled under its term, but many other issues remain unsolved, ठीक है। ये जो विड्रॉल का एग्रीमेंट है, ठीक है, ब्रेक्जिट का जो है इशू, तो वो विड्रॉल एग्रीमेंट विल टेक इन प्लेस बिकॉज बट बाकी जो इश्यूज़ है, जैसे कि आयरिश बॉर्डर इशू हुआ या कोई भी डिवोर्स बिल जो था उनका वो केस हो गया, तो वो जो मैटर्स है दे विल सेटल अंडर दिस विड्रॉल एग्रीमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर टर्म्स, बट जो कुछ इश्यूज़ जो रहेंगे वो अनरिजॉल्व ही रहेंगे।
इन अदर वर्ड द ओरिजिनल नो डील का मतलब क्या हुआ है, मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, कंप्लीटली जो नो डील विद EU इज़ नॉट पॉसिबल ऐसा बताया गया है, बट वॉट इज़ नाउ नोन एज अ नो डील, नो डील का मतलब इस केस में अभी क्या है, माइट बेटर बी व्यूड एज अ नो ट्रेड डील एग्जिस्ट, ओके, नो ट्रेड डील ऐसा बोला गया है। व्हाट विल नो डील लुक लाइक, अभी ये नो डील किस टाइप का हम बोल सकते हैं, ठीक है, द यूरोपियन यूनियन इज एडमिट दैट देर इज़ नो सच थिंग्स एज अ मैनेज नो डील, fearful that making a no deal look too comfortable risks turning it into a self fulfilling प्रोस्पेसी, मतलब ऐसा बोला है कि अगर ये जो डील है, ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो इस डील को हम बोल सकते हैं देर आर सम रिक्स ऑल्सो, बट ये कहीं ना कहीं अगर प्रोस्पेसिव अगर बोल सकते हैं कि कुछ फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ एक जो है प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं, ठीक है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रॉस्पेसी मतलब सेल्फ फिलिंग प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं इन द केस ऑफ अ फ्यूचर की कुछ अच्छा हो, ठीक है। देयर विल बी नो प्रिवेंट दैट विल नो prevent the European Commission from making contingency plan to smoothen out significant disruption, but only a temporary unilateral basis and only if it is in a EU interest, ठीक है, ये भी बताया गया है, ठीक है। एंड वेदर और नॉट देयर इज अ ट्रेड डील, यूके फाइनेंशियल सर्विस विल नॉट बी ग्रांटेड एक्सेस टू द EU मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ए इक्विवेलेंस, ठीक है। अगर ट्रेड डील इन दो कंट्रीज़ के बीच हो, मतलब EU और जो यूके है इनके बीच हो या ना हो, फिर भी एक तो तय है कि जो सर्विसेज रहेगी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, जो ग्रांट मिलता है, ठीक है, विल ओनली बी ग्रांटेड एक्सेस टू द EU ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। तो EU मतलब यूके की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है तो यूरोपियन यूनियन के मार्केट में बस इक्विवेलेंस के बेसिस पे ही, ठीक है, इस सिस्टम के बेसिस पे ही चलेंगे, अगर वो आपकी ट्रेड डील हो या ना हो, ठीक है। हाउ विल द ट्रेड एंड कस्टम्स बी मैनेज, अभी ये ट्रेड और कस्टम्स किस तरीके से मैनेज होते हैं, विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेड डील द यूके विल हैव टू रिलाई ऑन WTO रूल्स, ठीक है। अगर कोई एक फॉर्मल ट्रेड डील अभी उन्होंने बोला है कि नहीं होंगी, ठीक है, पर जो भी ड्रील्स होंगे तो वो सारे जो है वो रिलाई करेंगे कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इन अ मॉडल डिस्क्राइब बाय ब्रेक्जिटर्स एज अ ऑस्ट्रेलियन स्टाइल रिलेशनशिप, the default commission position is all relevant EU legislation will apply to the import and export including tariff will be mean custom check। अभी टाइमलाइन दी है कि ब्रेक्जिट डे 31 जनवरी 2020 यूके एंटर ट्रांजिशन पीरियड में एंटर हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, मार्च में फ्यूचर टॉक्स हुए थे, फ्यूचर रिलेशन रिलेटेड टॉक्स हुए थे, बाद में 15 अक्टूबर में क्या हुआ, EU सबमिट किया बाय विच यूके वांट अ न्यू डील एग्रीड एंड फाइनली 31 दिसंबर 2020 में ऐसा बोला है कि हैज़ अ न्यू डील एग्री एंड रेटिफाई होगी कि नहीं ये भी देखा गया है। यस देखा जाए तो स्टार्ट अ न्यू रिलेशन विथ EU, अगर नो हुआ तो एग्जिस्ट ट्रांजिशन विदाउट अ डील, ऐसा बोला गया है। अभी कंक्लूजन क्या है, इज पॉइंट इज रीच वेयर नो डील बिकम इनवेटेबल then the interest of both side will become equally aligned in avoiding catastrophic outcome, ठीक है, जो भी आउटकम्स होंगे, ठीक है, वो इक्वली अलाइन होंगे इन बोथ द कंट्रीज केस, okay, even with temporary measure in place, fundamental question on what future relation with Britain and EU want will रिमेन, ठीक है। अभी ये फ्यूचर एक टेम्परेरी अभी ये जो केसेस चल रहे पर ये कहीं ना कहीं फंडामेंटली क्वेश्चन अराइज करता है कि ये फ्यूचर में इन दोनों जो प्लेस है इन दोनों की क्या रिलेशंस रहेगी, ठीक है। नो डील इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, कोई भी डील हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो सस्टेन करेगी लॉन्ग टाइम तक, और इवेंचुअली दोनों साइड्स को जो है, ठीक है, टू साइड विल नीड टू रिटर्न इन द निगोशिएटिंग टेबल, ठीक है, दोनों साइड को कहीं ना कहीं एक दिन एक निगोशिएटिंग टेबल पे ही, सेम टेबल पे ही आना पड़ेगा, ऐसा भी कंक्लूड हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड अभी नेक्स्ट देखते हैं कि साउथ चाइना सी के बारे में दिया है कि फिलिपाइन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू रिज्यूम oil exploration in its exclusive economic zone, a 320-kilometer stretch of a water where a coastal state can exclusively exploit
maritime resources under the 1982 यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। ठीक है, तो फिलीपाइन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन वो जो है वो रिज्यूम करने वाले हैं, जो भी एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, और ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या जो भी जोन्स मरीटाइम रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन रिलेटेड हम जो जोन्स होते हैं, ठीक है, वो सारा किसके थ्रू बताया जाता है, जो यूएन कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ अ सी है, ठीक है, 1982, उसको हम लॉ ऑफ अ सी भी बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग ना 5 जो मराइन एरियाज होते हैं, ठीक है, तो उसको 5 जोन में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला जोन होता है इंटरनल वाटर, बाद में होता है टेरिटोरियल सी, बाद में होता है कंटिजेंसी जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी जोन। ठीक है, ऐसे 5 टाइप के जो जोन है वो कैटेगराइज किए जाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी इस फिगर में आप देख सकते हो कि जो बेस लाइन होती है, ठीक है, ये जो एक बेस लाइन होती है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स वाला जो एरिया होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी। ठीक है, और बेस लाइन के इधर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल वाटर। बाद में क्या होता है, बेस लाइन से अगर हमने इतना पोर्शन ले लिया, दैट इज़ 24 नॉटिकल माइल्स, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी जोन। एंड जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको क्या बोलते हैं कि जो जोन बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड हो सकता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एंड रेस्ट ऑफ द जो बाकी का इतना जो पार्ट रहता है राइट फ्रॉम द बेस लाइन टू द एक्सटेंडिंग पार्ट, उसको हम बोलते हैं हाई सी जोन। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको हम नेशनल स्पेस बोलते हैं, जितना 12 नॉटिकल माइल तक जाता है उसको। एंड रेस्ट ऑफ द इधर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम इंटरनेशनल एयर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से 5 जो कैटेगरी हमने देख ली, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कंटिजेंसी जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अ हाई टाइड जोन। ठीक है, अब हम जाते हैं टूवर्ड्स अवर सेक्शन। हमने देख लिया अभी क्या बोला है कि फिलीपाइन गवर्नमेंट ने इस बार जो है उनका ऑयल एक्सप्लोरेशन वो रिज्यूम करने का उन्होंने डिसाइड किया है। ये क्या इंक्लूड करता है, दिस इंक्लूड द रीड बैंक विच इंडिया चाइना ऑल्सो क्लेम दिस रीजन इज लोकेटेड इन द डिस्प्यूट साउथ चाइना सी। ठीक है, तो साउथ चाइना सी जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, मैं क्या डिस्प्यूट है वो भी बताती हूँ। तो अभी जो एक्सप्लोरेशन होने वाला है, ठीक है, वो एक पार्ट इंक्लूड करता है जिसको हम रीड बैंक बोलते हैं, और चाइना बोलता है, चाइना ऑल्सो क्लेम दैट पार्ट बिलोंग्स टू देम। ठीक है, अभी डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट ओवर द टेरिटरी एंड द सॉवरेनिटी ओवर अ ओशन एरिया एंड द पैरासेल एंड अ sparatal two island chain claim in whole और इन पार्ट बाय द नंबर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड जो एरिया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो सॉवरेनिटी है ओशियन एरियाज़ की, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है। ठीक है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है वो उस लैंड के लिए क्लेम कर रही है। इस दो चेन जो है, चेन ऑफ आइलैंड, ये 2 आइलैंड्स, ठीक है, इसके लिए वो दो जो काफ़ी सारे कंट्रीज जो है वो क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हु एवर ये भी क्लेम कौन कर रहा है, सबसे पहला है चाइना। चाइना इज क्लेम बाय फार द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, इस एरिया का वो सबसे ज़्यादा पोर्शन उनका है, ऐसा वो चाइना क्लेम कर रही है। द एरिया डिफाइंड एज अ 9 डैश लाइन विच स्ट्रेट 100 ऑफ अ माइल साउथ एंड ईस्ट फ्रॉम इट्स मोस्ट साउथर्न प्रोविंस ऑफ अ हैनियान। ठीक है, हैनियान से इतना जो माइल्स तक जो है स्ट्रेच करने वाले एरिया है, वो बोल रहे कि चाइना उनका है। ठीक है, वियतनाम का बोल रहा है, हॉटली डिस्प्यूटेड चाइना द हिस्टोरिकल अकाउंट सेइंग चाइना हैज़ नेवर क्लेम सॉवरेनिटी ओवर द आइलैंड बिफोर 1940। ठीक है, 1940 के पहले चाइना ने उस आइलैंड में कभी क्लेम नहीं किया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वियतनाम से दैट इट हैज़ एक्टिवली रूल ओवर बोथ द पैरासेल एंड सैरेप्टल्स सिंस, मतलब ये जो 2 आइलैंड्स है, ठीक है, उसका मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बट ये जो 2 आइलैंड्स है इसमें जो वियतनाम बोल रहा है एक्टिवली रूल इन बोथ दिस आइलैंड्स इज 17th सेंचुरी एंड डॉक्यूमेंटेड टू प्रूव्ड इट। ठीक है, ऐसा वियतनाम का क्लेम है। बाद में है फिलीपाइंस भी बोल रहा है, बोथ फिलीपाइंस एंड चाइना क्लेम टू ली क्लेम टू द स्कैरबोरब शोल नोन एज अ
होंगन आइलैंड इन चाइना, ठीक है, इस पे ये दोनों क्लेम कर रहे हैं लिटिल मोर देन 100 माइल्स तक, ठीक है, और फ्रॉम फिलीपाइंस से और 500 माइल से चाइना से, ठीक है, इस पे फिलीपाइंस भी क्लेम कर रहा है। मलेशिया और ब्रुनेई का भी क्लेम हो रहा है साउथ चाइना सी रिलेटेड, ठीक है, टेरिटरी का जो वाटर रिलेटेड है उस पर क्लेम हो रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दिया है चाइना, ठीक है, ये जो आइलैंड है यहाँ पे है, फिलीपाइंस क्लेम कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है चाइना, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपाइंस, वियतनाम क्लेम ओवर द सॉवरेनिटी ओवर ऑल द पार्ट ऑफ दिस स्कैटर्ड आइलैंड एंड अ रीफ, ठीक है, वहाँ पे जो रीफ है इस पर भी वो उन्होंने जो है, और आइलैंड जो है इस पे वो काफ़ी सारे कंट्रीज जो है क्लेम कर रहे हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने प्रपोज किया है कि 1 ईयर एक्सटेंशन विदाउट द कंडीशन ऑन अ लार्ज मेजर न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन अकॉर्ड द न्यू स्टार्ट ट्रीटी बिटवीन द रशिया एंड यूएस, ठीक है, जो रशिया एंड यूएस के बीच में जो एक ट्रीटी है उसको हम न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, पुतिन ने ऐसे डिसाइड किया है दैट इट विल बी एक्सटेंड 1 ईयर, ओके, 1 ईयर एक्सटेंशन होगा विदाउट एनी कुछ कंडीशन जो है मेजर आर्म न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन के वो सारे नहीं होंगे, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन रिलेटेड टू द लास्ट टाइम जो हुए थे उसमें कुछ बस वो पीरियड एक्सचेंज हो जाएगा, बट कोई कंडीशन होंगे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। हाउ अभी न्यू जो स्टार्ट डील है उसके बारे में अगर देखा जाए, इट इज़ अ न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है, ठीक है, न्यूक्लियर के आर्म जो है उसके रिडक्शन ट्रीटी है जो यूएस और एशिया के बीच में है, ठीक है। फॉर्मल नेम उसका अगर देखा जाए, मेजर फॉर अ फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ अ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म, उसका न्यू ट्रीटी का अगर फुल अगर नेम देखा जाए, फॉर्मल नेम, तो ये है, ठीक है। साइन हुई थी अप्रैल में 2010 में, प्रैग में साइन हुई थी, और रेटिफाई हुई आफ्टर रेटिफिकेशन एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 5 फरवरी 2011 में वो इट केम इनटू फोर्स, रिप्लेस करती है जो ट्रीटी ऑफ मॉस्को था उसको रिप्लेस करती है, क्योंकि वो जो ट्रीटी है वो विच वाज एक्सपायर्ड इन दिसंबर 2012 एंड इट नेम इज़ द फॉलो अप टू स्टार्ट 1 ट्रीटी विच एक्सपायर इन 2009, ठीक है। 2009 को फॉलो अप ट्रीटी जो थी स्टार्ट 1 वो एक्सपायर हुई थी और प्रपोज की थी स्टार्ट 2 ट्रीटी, ठीक है। एंड अंडर टर्म्स एंड द ट्रीटी, इस के ट्रीटी के अंदर देखा जाए तो नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर विल बी रिड्यूस बाय हाफ, ठीक है, जो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर हो गया उसका जो प्रोडक्शन है वो उसका नंबर रिड्यूस होगा बाय हाफ। न्यू इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन रेजिम विल बी इस्टेब्लिश, ठीक है, कुछ जो न्यू वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन रेजिम्स हैं वो इस्टेब्लिश होंगी, रिप्लेसिंग द सॉर्ट मैकेनिज्म, मैंने जो बताया सॉर्ट यहाँ पे था, ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ मॉस्को था उसको हम सॉर्ट बोलते थे, तो वो जो है वो रिप्लेस करेंगे, मतलब रिप्लेस होने के बाद जो न्यू मैकेनिज्म होगा, ठीक है, वहाँ पर न्यू वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन रेजिम्स लाए जाएंगे, इस्टेब्लिश किए जाएंगे। द नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वार हेड इज लिमिटेड टू 1500 and 550, ठीक है। उसके बाद है कि नंबर ऑफ डिप्लॉयड एंड नॉन डिप्लॉयड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, ठीक है, सबमराइन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर एंड द हेवी बॉम्ब इक्विप्ड फॉर द न्यूक्लियर आर्ममेंट टू 800 विल बी लिमिटेड, ठीक है। इतने ये जो है, ठीक है, न्यूक्लियर रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स हुए यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब जो है वो एक लिमिट इसमें रखेंगे, ठीक है। टाइमलाइन टू मीट दिस टारगेट, अभी टाइमलाइन कितना है इस टारगेट्स को मीट करने के लिए, ये जो 4 टारगेट्स मैंने बताया तो इसका है कि देर इज दिस ऑब्लिगेशन मस्ट बी मीट विद इन अ 7 ईयर में, ठीक है, इसको मीट करने का बोला है। 7 ईयर कब से, जब से वो ट्रीटी में एंटर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ट्रीटी विल बी लास्ट 10 ईयर तक वो लास्ट करेगी एंड विद द ऑप्शन टू renew it for up to 5 years upon the agreement of both party. एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम GS3 पेपर, ओपन मार्केट ऑपरेशन पे न्यूज़ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है, हैज सेड दैट दे विल कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, दे आर गोइंग टू कंडक्ट ऑन अ परचेज ऑफ अ जो स्टेट डेवलपमेंट लोन हो रहे हैं, ठीक है, जो अनाउंस किए थे October 9 को, तो उस पर जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है मैं बताती हूँ, पहले हम बता देते हैं कि रिसेंटली कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। RBI ने क्या करने वाला है, RBI जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है, ठीक है, RBI विल परचेज द स्टेट डेवलपमेंट लोन थ्रू अ मल्टी सिक्योरिटी ऑक्शन, ठीक है। मल्टी सिक्योरिटी ऑक्शन थ्रू जो है वो स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है RBI विल परचेज यूजिंग अ मल्टी प्राइस मेथड, ठीक है, डिफरेंट प्राइस मेथड को यूज़ करके, एंड देयर विल बी नो सिक्योरिटी वाइज नोटिफाइड अमाउंट,
अभी क्या है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ सेल एंड अ परचेस ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अ ट्रेजरी बिल बाय आरबीआई और द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कोई भी जो सेंट्रल बैंक होती है या जो आरबीआई होती है, जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जो ट्रेजरी बिल होती है उसको परचेस करती है, उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए ओपन मार्केट ऑपरेशन का इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, जो भी मनी सप्लाई होता है इकोनॉमी में उसको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो कंडक्ट किया जाता है। और ये जो है जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक क्वांटिटेटिव टूल है। अभी मैं बताती हूँ कि मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है, ठीक है, हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलती है। ठीक है, जो डिज़ाइन की जाती है, डिज़ाइन बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, मैं अभी क्या बता रही हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं और क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के टूल्स होते हैं। पहले है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है एक माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो डिज़ाइन की जाती है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसके लिए, टू मैनेज द मनी सप्लाई एंड द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो मनी सप्लाई होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, उसको मैनेज करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी का डिज़ाइन किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, अभी मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है दो टाइप की होती है, उसमें जो टूल्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होता है और एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, अभी क्या है, जो क्वांटिटेटिव टूल्स होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है, जनरली काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसे हम देख लिए कि CRR हो गया, ठीक है, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो, SLR। ठीक है, उसके बाद अगर हमें देखा जाए तो जो कि बैंक रेट्स होते हैं, जैसे रेपो रेट हुआ, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हुआ, तो ये सारे जो टर्म्स हैं अलॉन्ग विद द ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे जो टर्म्स हैं वो इंक्लूड होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स में। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स में इसमें। ठीक है, अभी क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स में, ठीक है, बाकी जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने मोरल सुएशन हुआ, डायरेक्ट एक्शन हुआ, ठीक है, और या LTV, ऐसे जो बाकी फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे जो है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया, ठीक है, लोन्स हो गया, ये सारे जो फैक्टर हैं वो आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स में। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, और ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो इसमें आता है। ठीक है, अभी क्या है, हाउ इट इज़ डन, अभी ये कैसे किया जाता है। RBI कैरी करता है द ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू द कमर्शियल बैंक थ्रू, वो कैरी करते हैं। ठीक है, एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक के साथ डायरेक्ट डील नहीं होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके साथ डील होता है इन द केस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्सेस liquidity। ठीक है, when a central bank want to infuse liquidity into the monetary system, it will buy government security in the open market, that this way it provide commercial bank with a liquidity मतलब कैश फ्लो हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करती है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक होती है उसके बाद करते हैं, अगर हम कुछ बाय करें तो ऑब्वियसली इनके उसके काउंटर में हम उसको पैसे देते हैं, तो कमर्शियल बैंक को हम पैसे देते हैं, उसमें इसका मतलब वो लिक्विडिटी इंड्यूस होती है और मार्केट में भी पैसे आते हैं। इट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट सेल सिक्योरिटी इट कर्ब लिक्विडिटी। ठीक है, जब सिक्योरिटी सेल होती है वो कहीं ना कहीं इट कर्ब द लिक्विडिटी, दस द सेंट्रल बैंक इनडायरेक्टली कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लुएंस द शॉर्ट टाइम इंटरेस्ट रेट। मैंने अभी बताया था कि कैसा होता है। ठीक है, RBI इम्प्लॉय टू काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, दो टाइप के होते हैं। आउटराइट परचेस होता है, ठीक है, उसको हम PEMO बोलते हैं। दिस इज अ परमानेंट एंड इन्वॉल्व द आउटराइट सेलिंग और अ बाइंग ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्या होता है, रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं रेपो। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म्स होते हैं और सब्जेक्टेड टू द रीपर्चेस होता है। ठीक है, ये दो जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट न्यूज़ में देखा जाए तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ठीक है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में न्यूज़ है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज़ IRDAI, has advised public sector general insurers to appoint a nodal minister each for a 17 insurance ombudsman office to ensure proper and a timely disposal of a complaint। ठीक है, ombudsman का फॉर्मेशन कब होता है, कुछ भी जो कंप्लेंट है या जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सॉल्व करने के लिए होता है। तो इस बार क्या हुआ है, जो IRDAI है, मतलब जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एडवाइस किया है जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस है कि वो नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किए। ठीक है,
अभी इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन क्या है? इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन स्कीम वॉज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर टू हैव देयर कंप्लेंट सेटल आउट टू द कोर्ट सिस्टम इन द कॉस्ट इफेक्टिव इफिशिएंट एंड इम्पार्शियल वे। ठीक है, तो ऑम्बड्समैन की स्कीम के अंडर में क्या होता है, जो भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर, अगर उनकी कुछ कंप्लेंट हो तो वो प्रॉपरली सेटअप या सॉल्व किए जाते हैं। हु कैन अप्रोच, अभी कौन अप्रोच कर सकता है? एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन हु हैव अ ग्रीवियंस अगेंस्ट द इंश्योरर, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, ही कैन और ही और शी कैन अप्रोच to the ombudsman, okay, and one can approach the ombudsman with a complaint only if complaint, ठीक है, one has to first approve insurance company with the complaint and they have rejected it, no resolve it to satisfy or not response it for the 30 days। ठीक है, ये 3 कंडीशन जब होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, ओम्बड्समैन जो है उस मतलब अब उस टाइम पे ही हम कब अप्रोच कर सकते हैं टू द ओम्बड्समैन। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन इज अ पर्सन हु इज in a is a person in the insurance industry, civil or a judicial service, and it is appointed by the insurance council through, इसका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, इट इज़ अ पर्सन इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गए, सिविल और जुडिशियल सर्विसेज में भी होते हैं। द सर्विंग टर्म ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन इज अ 3 ईयर। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का सर्विस टर्म देखा जाए तो 3 ईयर का है। द सेटलमेंट प्रोसेस अगर देखा जाए, द रिकमेंडेशन, द ओम्बड्समैन विल एक्ट एज अ मीडिएटर, मीडिएटर की तरफ वो एक्ट करता है, वो अराइव करता है एट अ फेयर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट है उसको एक प्रॉपर रिकमेंडेशन देता है, फेयर रिकमेंडेशन मिलती है, उसके साथ क्या है था, इट ऑल्सो एक्सेप्ट दिस एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी हो, ऐसा उनका मेन ये जो एम होता है। ठीक है, ओम्बड्समैन विल इन्फॉर्म द कंपनी विच विल कंपाइल्ड विद इन द 15 डेज। ठीक है, जो भी इशू है उसको 15 डेज में सॉल्व होने का लिए जो ओम्बड्समैन का जो वर्क होता है, ठीक है, एज अ मीडिएटर। अवार्ड देखा जाए, इट इफ अ सेटलमेंट बाय द रिकमेंडेशन डज नॉट वर्क, ओम्बड्समैन विल पास एंड अवार्ड विद इन अ 3 month of receiving all the requirement from the complaints एंड विच विल बी बाइंडिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी। अगर रिकमेंडेशन फॉलो नहीं किए गए तो ओम्बड्समैन जो है ही यूज टू पास द अवार्ड विद इन 3 month एंड, ठीक है, जो बाइंडिंग होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। वंस द अवार्ड इज पास द इंश्योरेंस शाल कंपाइल विद द अवार्ड विद इन 30 days। ठीक है, जो इंश्योरर होता है हैज़ कंपाइल विद द अवार्ड विद इन 30 days और द रिसिप्ट ऑफ द अवार्ड एंड इंटीमेट द कंप्लायंस ऑफ अ सेम टू द ओम्बड्समैन। ठीक है, अभी फैक्ट रिलेटेड टू प्रीलिम से, कैस्पियन वॉर गेम, ठीक है, जो रशिया किक ऑफ द कैस्पियन वॉर गेम, द वॉर गेम आर टेकिंग प्लेस नॉर्थ ऑफ अजरबैजान अबशेरोन पेनिसुला। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, एज टेकिंग प्लेस and the any stay on proceeding is valid only for a 6 month। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है that whatever stay has been granted by any court including high court, जो भी स्टे आया है पर्टिकुलर केस में, ठीक है, तो वो इंक्लूडिंग एनी कोर्ट, ओके, आइदर ऑल्सो द हाई कोर्ट, ऑटोमेटिकली एक्सपायर विद इन द पीरियड ऑफ अ 6 month। ठीक है, जो भी स्टे लाया गया है अगर उस पर कुछ हुआ नहीं तो दे विल ऑटोमेटिकली भी एक्सपायर विद इन द 6 month एंड एक्सटेंशन ऑफ द स्टे हैज़ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर अ गुड रीज़न। ठीक है, जो एक्सटेंशन हो रहा है किसी स्टे का तो वो जो स्टे है वो एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए क्यों हमारा जो स्टे है वो एक्सटेंड हो रहा है। द कोर्ट हैज़ reiterated a 2013 judgment in the Asian resurfacing of a road agency private limited case। ठीक है, झोजिला टनल, ठीक है, कंटेक्स है कि यूनियन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉन्च किया है द फर्स्ट ब्लास्टिंग फॉर स्ट्रक्चरिंग रिलेटेड वर्क एट अ झोजिला टनल में। ठीक है, विच विल बी प्रोवाइड ऑल ईयर कनेक्टिविटी बिटवीन द श्रीनगर वैली एंड लेह। ठीक है, इसको ऑल टाइम कनेक्टिविटी, ठीक है, का होगा इस टनल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी की फैक्ट देखा जाए तो झोजिला इज सेट टू बी द एशियन लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल। ठीक है, ये 2 मतलब बाय डायरेक्शनल टनल जो होगी सबसे लॉन्गेस्ट होगी एशिया में, जो कनेक्ट करेंगे श्रीनगर, दार्स, कारगिल, लेह टनल। ठीक है, जो फेमस प्लेसेस है, ठीक है, जो पास होते हैं झोजिला पास से। ठीक है, द लोकेटेड एट मोर देन 11
1500 फीट, ठीक है, अबव द सी लेवल। एंड द ऑल वेदर जोजिला टनल विल बी 14.15 किलोमीटर लॉन्ग रहेगी, जो कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इवन ड्यूरिंग द विंटर सीजन ऑल्सो, ठीक है, मतलब ऑल ईयर्स। इट विल make the travel on 434 kilometer Srinagar Kargil Leh section of NH1, that is national highway जो 1 है, free from avalanches, in enhance safety and reduction the travel time for more than 3 hours to the 15 minutes, ठीक है। ये सारे जो है, ठीक है, नेशनल जो हाईवे 1 है, ठीक है, वो सारा जो है उनको मतलब फ्री जो एवलेंचेस वगैरह या सेफ्टी जो है वो भी इंश्योर करा जाएगा इस टनल के यहाँ पे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ठीक है, ऑफिशियली इसका देखा जाए नाम तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, इम्प्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिशन का ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ऑर्गेनाइज करेंगे जो रूरल पुअर वुमेन्स है, ठीक है, इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, एंड कंटिन्यूसली नरिशिंग एंड सपोर्टिंग देम टू मेक इकोनॉमिक एक्टिविटी सो दैट दे कम आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए ये जो रूरल वुमेन्स है, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म में, और वो हर टाइम उनको कंटिन्यूस सपोर्ट और प्रोवाइड किया जाएगा कि वो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ कंट्रीब्यूट मतलब वो स्टार्ट करे, ठीक है, एंड वो कहीं ना कहीं जो उनकी पॉवर्टी है उसको डिक्रीज करे। सब स्कीम अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, नेशनल जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है, अगर सब स्कीम अगर उसमें देखे जाए तो सबसे पहले सब स्कीम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो इनेबल करेंगी ट्रेनिंग टू मेक अ बैंक क्रेडिट एंड स्टार्ट हिज ओन और हर माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये किसके लिए है? फॉर फैसिलिटिंग द रूरल पुअर फॉर सेटिंग अप द माइक्रो एंटरप्राइज, ठीक है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है, ये किसके लिए है? टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन द रूरल एरिया विच ऑल्सो प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द रूरल पुअर, ठीक है। तो ये सारे स्कीम्स है आते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल मिशन livelihood mission, okay। In this way we conclude our today's section. Have a nice day. Thank you.